जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 9th का विषय कौन सा है, तो विषय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा चल रहा है। प्यारे छात्रों, 13 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, यानी सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है प्यारे छात्रों, तो ए टू जेड आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। A to Z प्यारे छात्रों आपको यही देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा तो 23 रहेगा, और टाइम आपका यानी समय रहेगा प्यारे छात्रों तो 3 घंटे रहेगा, और आपका जो पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा तो 75 अंक का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, अभी तक जो ये पेपर है किसी तक नहीं पहुंच पाया है, वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम इतनी बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो पाए। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, सबसे पहले अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा आपको उसमें से नंबर मिल सके। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको प्यारे छात्रों सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल से कुल कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछा है। तो प्यारे छात्रों, आ में है 2.4%, बा में है 7%, सा में है 13% और दा में है 7.5%। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, यानी 2.4%। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है कि भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। उत्तरी मैदान, ब में है प्रायद्वीपीय पठार, श में है हिमालय क्षेत्र और द में है द्वीप समूह। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि द स्प्लिट ऑफ लॉज की रचना की है। आपसे पूछा है कि द स्प्लिट ऑफ लॉज की रचना की है रूसो ने, हफ्स, सा में है लॉक और दा में है मास्टेस्क्यू। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी रूसो ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि एक जान एक साम्राज्य। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा है कि एक जान एक समाज एक नेता का नारा किसने दिया था। हिटलर ने, विलियम कैंसर और मुसोलिनी ने और लेनिन ने। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी हिटलर ने। किसने दिया था, तो हिटलर ने। एक जान एक समाज एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। इसके बाद 5वें प्रश्न में पूछा है कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। आ में है राजतंत्र, बा में है लोकतंत्र और स में है कबीलाई तंत्र और द में है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी राजतंत्र। राजतंत्र इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि एक विशेष अवधि में प्राप्ति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। आ में है शिशु मृत्यु दर, बा में है मृत्यु दर, सा में है जन्म दर और द में है जीवन प्रत्याशा। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी शिशु मृत्यु दर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 1 अंक निर्धारित है और 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहले में क्या पूछा है कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचनाओं को कहा जाता है। तो भारत के
पूर्व में स्थित जलीय संरचना को बंगाल की खाड़ी क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इसके बाद अगला है चुनाव प्रसार के लिए निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है। चुनाव प्रसार के लिए प्रचार के लिए का पालन करना पड़ता है, तो चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग का पालन करना पड़ता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। इसके बाद अगला में पूछा कि द सोशल कंस्ट्रक्ट की रचना की थी, तो जैन जैक्स रूसो ने। इसका उत्तर हो जाएगा जैन जैक्स रूसो ने। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में देश हैं आपसे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं आपसे पूछा है, तो 15। क्या हो जाएगा? 15 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है भारत में वोट डालने की उम्र है, तो भारत में वोट डालने की जो उम्र है प्यारे छात्रों 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। इसके बाद भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपसे ये पूछा है, तो प्यारे छात्रों 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा कि सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। आपको क्या पूछा है? सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला है खारे पानी के झील को लेगुल कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पहला हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये भी भारत हमारा जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, ये हमारा सत्य है। मौसम और जलवायु दोनों के जो तत्व हैं एक समान नहीं होते, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा 4 असत्य हो जाएगा। 5वां हमारा सत्य हो जाएगा और 6वां भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो पहला है दो आव, दो आव का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच का भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है फूलों की बौछार, तो फूलों की बौछार हो जाएगा प्यारे छात्रों राष्ट्रीय फूलों की बौछार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहवा। कहवा यानी ऑप्शन नंबर सी दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत का हमारा जो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बना था। इसके बाद धारा का हमारा हो जाएगा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। धारा का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। इसके बाद 5वें में क्या पूछा? हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक हम हो जाएंगे प्यारे छात्रों MS स्वामीनाथन। क्या हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएगा। इसके बाद अगला है निर्धनता रेखा का मापन, निर्धनता रेखा का मापन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा है कि एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आपको एक शब्द और एक वाक्य में क्या करना है प्यारे छात्रों? उत्तर लिखना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। प्यारे छात्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा। इसके बाद अगला है नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा प्यारे छात्रों उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखना है। तो गर्मी, सर्दी और बसंत, ये हमारे 4 ऋतु हो जाएंगे। इनका सही उत्तर भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम क्या क्या हैं? गर्मी, सर्दी और बसंत। इसके बाद चौथा नंबर में क्या है कि भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष की जाती है। तो भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों 10 वर्ष। इसके बाद अगला है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश हमारा कौन सा है? भारत है। इसका उत्तर भारत हो जाएगा। इसके बाद अगला है पार्टियों सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? पार्टियों
सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? नाम लिखना है। इसका अथवा है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? और इसका अथवा है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो प्यारे छात्रों इन प्रश्नों के फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इनका उत्तर आपको दिखा देते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा जो सही उत्तर है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीप, इसके बाद जम्मू और कश्मीर, इसके बाद लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके बाद पंडुचेरी। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 का ये रहा हमारा उत्तर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त भारत नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा पूछा था कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है प्यारे छात्रों, भारत की जलवायु को कई कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारक ये रहे: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण, हिमालय पर्वत, पश्चिमी विक्षोभ, इसके बाद भूमि जल वितरण और कोरियोलिस बल। तो प्यारे छात्रों ये रहा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे का उत्तर मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु का जो उत्तर है यानी अंतर है, तो ये रहा प्यारे छात्रों। मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है, जलवायु लंबे समय तक नहीं बदलती है। तो प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा है कि सदाबहार वन और वर्ण पर्णपाती वनों में कोई दो अंतर लिखिए। सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में आपको क्या करना है, कोई दो अंतर लिखना है। तो प्यारे छात्रों सदाबहार वन और पर्णपाती वन में ये रहा आपका उत्तर, यानी वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है। सदाबहार वन में वृक्षों की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है, और पर्णपाती वन में वृक्ष मध्यम ऊंचाई के होते हैं। और सदाबहार वन ये सदैव हरे भरे रहते हैं, और पर्णपाती वन में ये वन वर्ष के में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इसका अथवा है अबनूस, बांस, नारियल प्रमुख वृक्ष, और पर्णपाती वन सागौन, साल, शीशम प्रमुख वृक्ष ये रहा प्यारे छात्रों उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 के अथवे में क्या पूछा कि भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है कि मैंग्रोव वन की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 8 का ये रहा उत्तर। भारत के दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्न है: काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा नेशनल पार्क भारत के दो राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर यानी मैंग्रोव वनों की दो विशेषताएं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसका अथवा है मैंग्रोव वन हजारों प्रजातियों के लिए आवास का काम करते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का सदाबहार वन। और ये प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे क्या पूछा है कि फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी है, आपको ये लिखना है। इसका अथवा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। इसके प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा कि खूनी रविवार की घटना क्या थी, आपको इसमें ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का अथवे का ये रहा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का देख लेते हैं। यानी फ्रांस में कर व्यवस्था असंतोषजनक थी। इस व्यवस्था में समाज के कुछ वर्गों को करों से छूट मिली हुई थी, जबकि गरीब किसानों को ज़्यादा कर चुकाना पड़ता था। इस वजह से राजकोष की स्थिति खराब हो गई थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बांटा था। इन्हें स्टेटस कहा जाता था। ये 3 वर्ग थे। पहला स्टेटस पादरी वर्ग, दूसरा स्टेटस कुलीन वर्ग, तीसरा स्टेटस आम लोग। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर प्यारे छात्रों यानी 1905 के रूस जापान युद्ध में 1905 के जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया था। पराजय के अपमान के कारण जनता की क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 को 5 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन
निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना रविवार के दिन हुई थी, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या पूछा है कि अंतरिक्ष वन किसे कहते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक, यानी पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में हुआ था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा इसके प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं, यानी अंतरिक्ष वन किसे कहते हैं। इसका अथवा है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ को आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि वयस्क मताधिकार क्या है, और इसका अथवा है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो फटाफट चलिए इनका उत्तर आपको बता देते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अंतरिक्ष वन वे वन होते हैं जिनमें वन्य जीवों और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू होते हैं। इन वनों में किसी भी तरह की गतिविधि बिना अनुमति के नहीं की जा सकती है। आरक्षित वनों को राज्य सरकार बनाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा का, यानी वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ ये हैं: लकड़ी मिलना, जड़ी बूटियां मिलना, ईंधन के लिए लकड़ी मिलना, लाख गोंद रबड़ रंग कार्क रेटिन मिलना, जानवरों के लिए चारागाह मिलना, रोजगार मिलना, लघु उद्योग में मदद मिलना, और विदेशी मुद्रा मिलना, और औषधि पौधे मिलना। तो प्यारे छात्र, ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का अथवे का हमारा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए फटाफट। प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए और संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का प्यारे छात्रों ये रहा उत्तर। सार्वजनिक मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उसके अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजापति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए स्वतंत्र है। नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा के लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा शासन, यानी लोकतंत्र का जो मतलब है लोगों द्वारा शासन। इसमें लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वोट देकर सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर प्यारे छात्रों, यानी भारतीय संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम ये रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधव राव। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवे का सांसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायकी से प्राप्त करती है तथा विधायकी के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। उसका अथवा है हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे प्राप्त है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे क्या पूछा है, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 15 का ये रहा उत्तर। गठबंधन सरकार यानी एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिसमें गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का अथवे का उत्तर, यानी भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में इस बात का प्रावधान है। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 16 का ये रहा उत्तर। यानी शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि योग्यता रखने वाले लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। यह भारत की एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। शिक्षित बेरोजगारी की वजह से आर्थिक विकास में बाधा आती है। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे क्या पूछा है कि मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है। इसका अथवा है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। यानी कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई 2 महत्व लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है कि भारत में उपमहाद्वीपीय की संज्ञा क्यों दी जाती है। 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 16 का ये रहा अथवे का उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का ये रहा प्यारे छात्रों उत्तर, यानी मानव संसाधन भूमि और भौतिक जो पूंजी है अन्य संसाधनों के कई
मायनों से अलग है। तो ये रहा फटाफट उत्तर, फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का 8वें का उत्तर, यानी मानव पूंजी निर्माण में स्वस्थ की अहम भूमिका होती है। स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा उत्पादक होता है और बेहतर काम कर पाता है। इसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 18 का प्रश्न देख लीजिए, यानी कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व, कोई दो महत्व लिखना है आपको। उसका अथवा क्या पूछा है कि भारत को उपमहाद्वीपीय की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, यानी रबी और खरीफ की फसल में अंतर आपको बताना है। उसका अथवा है कि वह अधिनियम का चरवाह समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आप क्या पूछा है कि लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। आपको लोकसभा की शक्तियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए फटाफट ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी कर्क रेखा भारत की जलवायु में बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसके दो प्रमुख महत्व ये हैं, कर्क रेखा के कारण भारत में गर्म और अर्ध जलवायु होती है, और दूसरा है कर्क रेखा के कारण भारत में मानसून की बारिश होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का 8वें का, यानी भौगोलिक विविधताएं भारत में हिमालय, हिंदू कुश, अराकनी पर्वत श्रृंखलाएं जैसी प्राकृतिक सीमाएं हैं। तो फटाफट ये रहा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, 8वें का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर प्यारे छात्रों, खरीफ और रबी की फसल में अंतर। तो खरीफ की जो फसल होती है ना, मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है, और रबी की फसल है ना जो होती है शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। खरीफ यानी इस फसलों को फेंकने में कम समय लगता है, और रबी इन फसलों को फेंकने में कम समय लगता है, और रबी की इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इसके बाद खरीफ इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, और इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है रबी की फसल में अधिक होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का 8वें का, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, यानी लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। इसका अथवा है राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। इसके बाद इसका अथवा है भारतीय संविधान में वर्णित शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे क्या पूछा कि भारत में निर्धनता के क्या कारण है, आपको ये लिखना है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20 का जो उत्तर है, यानी लोकसभा धन संबंधी मामलों में अधिक शक्तियों का प्रदान करती है। दूसरा है लोकसभा भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है। तीसरा, संयुक्त सत्र के दौरान अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा लिया जाता है क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद अगला है राज्यसभा के कामकाज का मार्गदर्शन करती है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 20 के 8वें का उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा है विधायी शक्तियां, तीसरा है न्यायिक शक्तियां, और चौथा है सैन्य शक्तियां, पांचवा है कूटनीतिक शक्तियां, और छठवां है आपातकालीन शक्तियां। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर प्यारे छात्रों, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये रहा उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये रहा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 21 और प्रश्न क्रमांक 22 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट हम आपको इनका उत्तर दिखा देते हैं। तो प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, ये रहा प्रश्न क्रमांक 22 का हमारा उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 के 8वें में आपसे क्या पूछा है कि वैश्विक निर्धनता की परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें ये करना है। तो चलिए फटाफट प्रश्न क्रमांक इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे क्या पूछा कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको भारत के मानचित्र को क्या करना है प्यारे छात्रों, दर्शाना है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार, विंध्याचल का पठार। इसके बाद इसका अथवा है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, महानदी, नदी कृष्णा, यमुना, नर्मदा। तो प्यारे छात्रों आपको इसको खुद से करना है, खुद से आप कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दे देंगे। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।